नमस्कार। स्वागत है। आज हम राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था की बिल्कुल बुनियाद में उतर रहे हैं, मतलब जिला प्रशासन। ये वो स्तर है जहां सरकार की नीतियां असल में जमीन पर उतरती हैं। बिल्कुल। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक जिले का शासन वो चलता कैसे है, इसकी पूरी बनावट क्या है, कौन कौन से खास अधिकारी हैं इसमें और उनका काम क्या है। और हाँ, ये भी देखेंगे कि ये व्यवस्था वक्त के साथ कैसे बदली, मतलब पुराने जमाने से लेके आज तक। हमारा मकसद है इसे आसान भाषा में खोलना, परत दर परत, ताकि हर बात साफ हो जाए। तो सबसे पहले यही बात करते हैं कि ये जिला शब्द ये आया कहाँ से, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये शब्द जो है ये लैटिन भाषा के शब्द डिस्ट्रिक्टस से निकला है और इसका सीधा सा मतलब है न्यायिक प्रशासन या कह लीजिए नियंत्रण का एक क्षेत्र। ये राज्य के शासन की एक बहुत ही अहम बुनियादी इकाई है। सोचिए, राज्य सरकार जयपुर में बैठकर नीतियां बनाती है ना, हाँ। पर उन्हें गांव-गांव तक पहुंचाने और लागू करने का काम उसी जिला प्रशासन के जरिए होता है। अच्छा, और जैसा आपने कहा ये कोई आज की बात नहीं है, इतिहास में भी ऐसी व्यवस्थाएं थीं? जी हाँ, बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। अगर हम मौर्य काल देखें तो उस समय जिसे आज हम जिला कह रहे हैं उसे जनपद कहते थे और उसका मुख्य अधिकारी रज्जुक कहलाता था। रज्जुक। हाँ, रज्जुक। फिर गुप्त और हर्ष के समय में इसी इकाई को विषय कहा गया और उसका प्रमुख होता था विषयपति। मध्यकाल में आप देखें तो सल्तनत के दौरान परगना नाम था जिसका हेड फौजदार था और मुगलों के टाइम पे सरकार कहते थे और उसका प्रमुख आमिल या अमालगुजार होता था। तो मतलब नाम बदलते रहे पर वो एक तय इलाके पर प्रशासन चलाने की व्यवस्था वो हमेशा रही। दिलचस्प है। क्या अपने संविधान में भी जिला का कहीं जिक्र आता है? हाँ, आता है। संविधान का अनुच्छेद 233 है। उसमें जहां जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात है वहां जिला शब्द साफ साफ लिखा है। लेकिन इसको ज्यादा औपचारिक पहचान मिली वो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ ना। हाँ, पंचायती राज और नगर पालिकाओं वाला। बिल्कुल। उसके बाद संविधान के भाग 9 और 9 क जो इन्हीं से जुड़े हैं उनमें जिला को बाकायदा शामिल कर लिया गया। और आम तौर पर एक जिले का साइज कितना होता है, आबादी या क्षेत्रफल के हिसाब से? देखिए, कोई फिक्स नियम तो नहीं है, पर सामान्य तौर पर देखें तो एक जिले में करीब 10 लाख के आसपास आबादी होती है और क्षेत्रफल लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर होता है। ये एक तरह से राज्य सरकार और जो स्थानीय स्वशासन है जैसे पंचायतें और नगर पालिकाएं उनके बीच पुल का काम करता है। अब राजस्थान पर आते हैं। जब अपना राज्य बना तब से लेकर अब तक जिलों की संख्या में क्या बदलाव आया है? जब राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ यानी 1 नवंबर 1956 को, उस समय राज्य में कुल 26 जिले थे। अजमेर उस वक्त 26वां जिला बना था। और आज तो ये संख्या काफी बढ़ गई है, खासकर पिछले कुछ सालों में। हाँ बिल्कुल, अभी वर्तमान में राजस्थान में कुल 41 जिले हैं। इनमें से कई नए जिले तो अभी 5 अगस्त 2023 को ही बने हैं, पर इससे पहले भी समय समय पर नए जिले बनते रहे हैं। जैसे धौलपुर को ले लीजिए, वो 15 अप्रैल 1982 में भरतपुर से अलग करके बनाया गया था। अच्छा। हनुमानगढ़ वो 12 जुलाई 1994 को श्रीगंगानगर से अलग हुआ। प्रतापगढ़ बना 26 जनवरी 2008 को। उसको उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा के कुछ हिस्से मिलाकर बनाया गया। और जो बिल्कुल हाल में बने हैं उनमें जैसे बालोतरा है जो बाड़मेर से बना, डीग भरतपुर से, खैरथल तिजारा अलवर से, कोटपुतली बहरोड़ है जो जयपुर और अलवर के हिस्सों से बना और सलूम्बर उदयपुर से। तो ये दिखाता है कि प्रशासनिक जरूरतें बदलती रहती हैं और व्यवस्था उसके हिसाब से ढलती है। इतने सारे जिले, इतना बड़ा राज्य, तो जाहिर है प्रशासन का एक पूरा व्यवस्थित ढांचा होगा। ऊपर से नीचे तक कौन कौन से अधिकारी हैं इस सिस्टम में? हाँ, एक बिल्कुल स्पष्ट पद सोपान है, मतलब एक हायरार्की है। राज्य स्तर पर सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी होते हैं मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी। फिर राज्य को संभागों में बांटा गया है, वहां प्रमुख होते हैं संभागीय आयुक्त या डिविजनल कमिश्नर। उसके नीचे आता है जिला स्तर, जहां सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी हैं जिला कलेक्टर या जिलाधिकारी, मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डीएम। हाँ, कलेक्टर। फिर जिले को और छोटे हिस्सों में यानी उपखंडों, सब डिविजन्स में बांटा जाता है। वहां का प्रभारी होता है उपखंड अधिकारी या एसडीएम, एसडीओ। उपखंड के नीचे आती है तहसील। तहसील स्तर पर तहसीलदार होते हैं, ये राजस्व का काम भी देखते हैं और मजिस्ट्रेट का भी। कुछ जगहों पर तहसील से छोटी इकाई उप तहसील भी होती है जिसका प्रमुख होता है नायब तहसीलदार। फिर आता है पटवार सर्किल, वहां होते हैं भू अभिलेख निरीक्षक जिन्हें आम भाषा में कानूनगो या गिरदावर कहते हैं। कानूनगो या गिरदावर, हाँ। और इस पूरी कड़ी में सबसे आखिर में बिल्कुल गांव के स्तर पर होता है पटवारी,
जो सीधा किसानों और जमीन से जुड़ा होता है। कलेक्टर का पद, ये तो हम सब ने सुना है और इसे बहुत पावरफुल भी माना जाता है। इसकी शुरुआत कैसे हुई और वो लिटिल नेपोलियन वाली बात क्या थी? हाँ, कलेक्टर का पद वाकई में बहुत प्रभावशाली है। इसकी स्थापना हुई थी साल 1772 में, वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। बंगाल के पहले कलेक्टर थे रैल्फ शेल्डन। शुरू में इनका काम मुख्य रूप से रेवेन्यू मतलब लगान वसूलना था। अच्छा, सिर्फ लगान? हाँ, शुरू में। फिर साल 1787 में इन्हें दंड नायक यानी मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी दे दी गईं। अब सोचिए, एक ही अफसर लगान भी वसूल रहा है और कानून व्यवस्था भी देख रहा है, तो इतनी सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति में आ गईं। इसी वजह से मजाक में इसे लिटिल नेपोलियन कहा जाने लगा। अच्छा। फिर साल 1858 का अधिनियम आया, जब भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। तब कलेक्टर की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। क्या रोल है? मुख्य रूप से तो ये पद भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस अधिकारियों के लिए ही है। हालांकि राजस्थान में एक बार ऐसा हुआ था साल 2009 में, जब कुछ वरिष्ठ राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी आरएएस के अधिकारियों को भी प्रमोट करके कलेक्टर बनाया गया था, पर वो एक अपवाद था। जहां तक नियुक्ति की बात है, तो इनकी नियुक्ति तो भारत सरकार का कार्मिक मंत्रालय करता है। केंद्र सरकार करती है? हाँ, नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। लेकिन किस अफसर को राजस्थान के किस जिले में कलेक्टर लगाना है या उनका तबादला करना है, ये फैसला राजस्थान सरकार का कार्मिक विभाग करता है। ये तो बड़ा दिलचस्प है। नियुक्ति केंद्र करे और पोस्टिंग राज्य सरकार। क्या इससे कभी कोई खिंचतान नहीं होती? ये व्यवस्था थोड़ी जटिल है और इसमें केंद्र राज्य संबंधों का एक संतुलन दिखता है। सैद्धांतिक रूप से कलेक्टर एक अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी है, तो वो केंद्र और राज्य दोनों के प्रति जवाबदेह है। लेकिन व्यवहार में, क्योंकि वो राज्य सरकार के अधीन काम करता है, तो राज्य सरकार का उस पर नियंत्रण ज्यादा रहता है और इन्हें पद से हटाना भी आसान नहीं है। राज्य सरकार सिफारिश करती है, लेकिन केंद्र सरकार की अनुमति जरूरी होती है। ये व्यवस्था पद की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए, पर हाँ, कभी कभी इसमें प्रशासनिक मुद्दे उठ सकते हैं। ये जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है और अपने डिविजनल कमिश्नर के प्रति जवाबदेह होता है। हमने सुना है कलेक्टर को अलग अलग काम करते हुए अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये उनके काम की विविधता दिखाता है। जब वो राजस्व वाले काम करते हैं, जैसे जमीन का लगान, भूमि रिकॉर्ड, जमीन अधिग्रहण, तब वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहलाते हैं। जब वो जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने का काम करते हैं, जैसे पुलिस को निर्देश देना या धारा 144 लगाना, तब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम होते हैं। और जब वो सरकार की विकास योजनाओं को लागू करवाते हैं, उनकी निगरानी करते हैं, तब उन्हें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर भी कह दिया जाता है। इसीलिए तो कलेक्टर को कहते हैं जिला प्रशासन की आंख, कान और भुजा। आंख, कान और भुजा। हाँ, मतलब वो सरकार की आंखें बनकर जमीनी हकीकत देखता है, कान बनकर लोगों की सुनता है और भुजा बनकर नीतियों को लागू करता है। एक तरह से वो जिले में लघु राज्य सरकार है। इतने सारे नाम, इतनी भूमिकाएं, तो काम भी बहुत सारे होंगे इनके। मुख्य तौर पर क्या-क्या जिम्मेदारियां हैं कलेक्टर की? हाँ, काम बहुत है। इनको हम मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, जिला दंड नायक डीएम के तौर पर। इनका सबसे अहम काम है जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना। ये पुलिस अधीक्षक एसपी के साथ मिलकर काम करते हैं, उन्हें निर्देश भी दे सकते हैं। अपने अधीन जो मजिस्ट्रेट काम करते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं। अपराध रोकने के लिए निवारक कार्रवाई, जैसे जरूरत पड़ने पर कर्फ्यू लगाना या धारा 144 लागू करना, गंभीर अपराधों की रिपोर्ट सरकार को भेजना, मृत्युदंड की सजा की पुष्टि करना, विदेशी नागरिक अगर जिले में आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन पर नजर रखना, प्रेस, सिनेमा, हथियार, विस्फोटक, इन सब चीजों के लाइसेंस देना और उन पर कंट्रोल रखना, ये भी इन्हीं का काम है। आपदा या दंगों के समय स्थिति संभालने के लिए आदेश जारी करना, जेलों और पुलिस थानों का निरीक्षण करना। यानी सुरक्षा और कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। और राजस्व वाले काम दूसरा है जिलाधीश के रूप में। यहाँ मुख्य काम है भू राजस्व, मतलब लैंड रेवेन्यू वसूलना, जमीन से जुड़े जो झगड़े होते हैं उनका निपटारा करना, सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन अधिग्रहण करना, किसानों को खेती के लिए लोन दिलवाना, बाढ़, सूखा जैसी आपदाओं के समय राहत कार्य करवाना। ये जिला योजना समिति और जिला स्तरीय बैंकर्स समिति के अध्यक्ष भी होते हैं। और हाँ, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 और राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 जैसे जो जरूरी कानून हैं, उन्हें लागू करवाना भी इनकी जिम्मेदारी है। विकास के कामों में क्या भूमिका है इनकी? और तीसरा है जिला विकास अधिकारी के रूप में। जिले में जितनी भी सरकारी विकास योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क, पानी, बिजली, कुछ भी हो, उनका सफल संचालन और निगरानी करना कलेक्टर का काम है। वो राज्य सरकार और जिला प्रशासन के बीच तालमेल बिठाते हैं,
पंचायती राज संस्थाएं हैं जैसे जिला परिषद, पंचायत समिति या जो एनजीओज हैं उनके साथ मिलकर काम करते हैं। योजनाओं के तहत लोन वगैरह बांटने की प्रक्रिया को भी देखते हैं। और चौथी भूमिका क्या है? चौथी है प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। ये जिले के मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी होते हैं। मतलब जब कोई वीआईपी जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री जिले में आते हैं तो सारी व्यवस्था कलेक्टर की देखरेख में होती है। चुनाव और जनगणना जैसे बड़े राष्ट्रीय काम वो भी इन्हीं के निर्देशन में होते हैं। पीडीएस यानी राशन व्यवस्था की निगरानी करते हैं। जिला कोषागार, ट्रेजरी का निरीक्षण करते हैं। जरूरत पड़ने पर सेना के स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करते हैं। ये जिला पंजीयन अधिकारी के तौर पर जमीन जायदाद की रजिस्ट्री से जुड़े काम भी देखते हैं। और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष भी यही होते हैं। बाप रे, वाकई ये तो बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारियों वाला पद है, तभी इसके बारे में इतनी बातें कही जाती हैं। आपने वो संस्थागत करिश्मा वाली बात बताई थी। हाँ, रजनी कोठारी जो मशहूर राजनीतिक विचारक थे, उन्होंने कलेक्टर के पद को संस्थागत करिश्मा, इंस्टीट्यूशनल कैरिज्मा कहा था। इसका मतलब ये है कि ये पद अपने आप में इतनी शक्ति, इतनी प्रतिष्ठा और इतना प्रभाव रखता है कि जो भी व्यक्ति इस कुर्सी पर बैठता है उसे एक खास किस्म का आभा मंडल या करिश्मा मिल जाता है, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से कैसा भी हो। ये पद की ताकत है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कलेक्टर को जिला प्रशासन की धुरी कहा था। एक और बड़ी मजेदार तुलना रैमजी मैकडॉनल्ड ने की थी। उन्होंने कहा था कि कलेक्टर वो कछुआ है जिसकी पीठ पर भारत सरकार रूपी हाथी खड़ा है। अच्छा, ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर पूरा प्रशासन कलेक्टर पर ही टिका है। साइमन कमीशन 1930 ने तो यहां तक कह दिया था कि वो एक वकील भी है, अकाउंटेंट भी है, सर्वेक्षक भी है और गैजेटियर लिखने वाला भी। मतलब सब कुछ है। और हाँ, जिला प्रशासन में सुधार के लिए 1985 में GVK राव समिति भी बनी थी। कलेक्टर तो जिले का मुखिया हो गया, लेकिन जाहिर है वो अकेले तो सब कुछ नहीं कर सकता। उसके नीचे का प्रशासन कैसे काम करता है? उपखंड और तहसील स्तर पे क्या व्यवस्था है? बिल्कुल सही। जिले को प्रशासनिक सुविधा के लिए उपखंडों, सब डिविजन्स में बांटा जाता है। हर उपखंड का जो प्रमुख अधिकारी होता है वो उपखंड अधिकारी या SDM कहलाता है। इनको कलेक्टर की आंख और कान भी कहते हैं। आंख और कान? हाँ, क्योंकि ये जमीनी स्तर की सारी जानकारी, सारी समस्याएं कलेक्टर तक पहुंचाते हैं। इनका काम भी काफी महत्वपूर्ण है, जैसे जमीन के रिकॉर्ड, भू अभिलेख तैयार करवाना, सरकारी जमीन पर कोई कब्जा कर रहा है तो उसे रोकना, फसलों का उत्पादन कितना हुआ इसका अंदाजा लगाना, अपने नीचे काम करने वाले तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, पटवारियों के काम की निगरानी करना, जमीन और चारागाह से जुड़े झगड़े निपटाना, अपने इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखना, लोगों की शिकायतें सुनना, ये सब इनके काम है। और SDM के नीचे फिर तहसील? हाँ, उपखंड के नीचे होती है तहसील। तहसील को राजस्व प्रशासन की सबसे मुख्य इकाई माना जाता है। ये तहसील शब्द अरबी भाषा का है जिसका मतलब ही होता है राजस्व इकट्ठा करने वाली जगह। तहसील का प्रमुख होता है तहसीलदार। ये राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर होते हैं और सेकंड क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी होते हैं। इनकी नियुक्ति और कंट्रोल का काम राजस्व मंडल अजमेर करता है। तहसीलदार के कामों में क्या है? लगान वसूलना, जमीन के रिकॉर्ड रखना, भूमि विवाद सुलझाना, राशन की दुकानों का निरीक्षण करना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे कई सर्टिफिकेट जारी करना और चुनाव का काम करवाना। और कहीं कहीं उप तहसील भी होती है, आपने बताया था। हाँ, जहां तहसीलें बहुत बड़ी होती हैं उन्हें कई बार उप तहसील में बांट देते हैं। इसका प्रमुख नायब तहसीलदार होता है जो एक गैजेटेड अफसर होता है। इनके काम भी तहसीलदार जैसे ही होते हैं, बस इनका एरिया छोटा होता है। अब हम प्रशासन की सबसे निचली लेकिन शायद सबसे अहम सीढ़ी पर आते हैं। कानूनगो और पटवारी ये जमीनी स्तर पर क्या रोल अदा करते हैं? तहसील के नीचे होते हैं कानूनगो या गिरदावर, जिनको तकनीकी भाषा में भू अभिलेख निरीक्षक कहते हैं। एक कानूनगो के अंडर में आमतौर पर 7-8 पटवारी सर्कल आते हैं। ये नायब तहसीलदार के नीचे काम करते हैं और पटवारियों ने जो काम किया है उसकी जांच पड़ताल करते हैं, जैसे गिरदावरी रिपोर्ट सही बनी है या नहीं। इनका जिक्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 32 और 33 में भी आता है। और पटवारी, ये नाम तो गांव-गांव में हर कोई जानता है। पटवारी, हाँ, ये इस पूरी प्रशासनिक कड़ी का सबसे महत्वपूर्ण जमीनी कार्यकर्ता है। ये गांव स्तर का मुख्य राजस्व अधिकारी है। ये पद बना था 1963 में। पहले लंबरदार का पद होता था, उसको खत्म करके ये बनाया गया।
राजस्थान में इनकी भर्ती RSMSSB, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालिक सेवा चयन बोर्ड करता है। लेकिन भर्ती के बाद किस पटवारी को कौन सा जिला मिलेगा, ये राजस्व मंडल अजमेर तय करता है। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि देश के अलग अलग राज्यों में पटवारी को अलग अलग नामों से जानते हैं। अच्छा, जैसे तमिलनाडु में इन्हें करणम कहते हैं, महाराष्ट्र में तलाठी, उत्तर प्रदेश में लेखपाल और गुजरात में पटेल। नाम अलग है पर काम लगभग वही है। तो पटवारी के काम क्या-क्या हैं? ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? पटवारी गांव के प्रशासन की रीढ़ की हड्डी है, समझ लीजिए। इसके काम सीधे आम लोगों से जुड़े हैं, जैसे गांव में भू राजस्व इकट्ठा करना, गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करना। गिरदावरी मतलब जिसमें लिखा होता है कि किस खेत में कौन सी फसल बोई गई है। जमीन के सारे रिकॉर्ड रखना, जैसे जमाबंदी, खसरा और उनकी नकल देना। सरकारी जमीन पर कोई अतिक्रमण कर रहा है तो उसे रोकना। भूमि सुधार के जो कार्यक्रम चलते हैं उनमें मदद करना। नामांतरण करना मतलब अगर किसी ने जमीन खरीदी या बेची है तो रिकॉर्ड में नाम बदलना। सीमा ज्ञान करना यानी खेतों की सीमा तय करना। वो ग्राम सभा की बैठकों में भी हिस्सा लेता है, रिपोर्ट बनाता है। और अगर गांव में कोई आपदा आ जाए, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, तो उससे कितना नुकसान हुआ, इसका जो पहला अंदाजा लगाया जाता है वो भी पटवारी ही करता है। अच्छा, मुआवजे के लिए ये जरूरी होता होगा? हाँ, बिल्कुल। इसी आकलन के आधार पर फिर किसानों को मुआवजा मिलता है। और राजस्थान में पटवारियों की ट्रेनिंग के लिए टोंक, कोटा, देवखेड़ा अलवर, देबारी उदयपुर, गजसिंहपुर श्रीगंगानगर और जोधपुर में ट्रेनिंग सेंटर दिए हैं। आपने तहसीलदार और पटवारी के बारे में बात करते हुए कई बार राजस्व मंडल अजमेर का नाम लिया। ये संस्था क्या है और इसका क्या महत्व है? संस्था है, टॉप पर है ये। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1949 को, जब राजस्थान बन रहा था। इसका हेडक्वार्टर अजमेर में है और एक सर्किट बेंच जयपुर में भी काम करती है। इसका मुख्य मकसद है जमीन और खेतीबाड़ी काश्तकारी से जुड़े जो मुकदमे हैं उनका जल्दी और सस्ते में निपटारा करना। इसके अध्यक्ष IAS के बहुत सीनियर अफसर होते हैं और उनके साथ सदस्य होते हैं। ये रावीरा नाम की एक तिमाही पत्रिका भी निकालता है। और ये जानना भी रोचक है कि 15 अक्टूबर 2020 को पहली बार राजस्थान में राजस्व दिवस मनाया गया था। और जैसा हमने पहले बात की, ये तहसीलदारों की नियुक्ति और कंट्रोल भी देखता है। अच्छा। और इसी से जुड़ा है राजस्व अदालतों का पूरा क्रम। मान लीजिए कोई नायब तहसीलदार के फैसले से खुश नहीं है तो वो तहसीलदार के पास अपील कर सकता है। तहसीलदार के बाद SDM, फिर कलेक्टर, फिर संभागीय आयुक्त और सबसे ऊपर राजस्व मंडल अजमेर। ये पूरा एक जुडिशियल स्ट्रक्चर है रेवेन्यू मामलों के लिए। ये तो हुई राजस्व प्रशासन की बात, लेकिन जो लाखों सरकारी कर्मचारी इस पूरे सिस्टम में काम करते हैं, अगर उन्हें अपनी नौकरी से जुड़ी कोई शिकायत हो, मान लीजिए ट्रांसफर, प्रमोशन या कोई डिसिप्लिनरी एक्शन, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? हाँ, उसके लिए एक अलग बॉडी है। राज्य सरकार के कर्मचारियों की सर्विस से जुड़ी शिकायतों और अपीलों की सुनवाई के लिए 1 जुलाई 1976 को जयपुर में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण बनाया गया। इसको शॉर्ट में RCAT कहते हैं। ये राजस्थान सिविल सेवा संबंधी शर्तों का अपील अधिकरण 1976 के तहत बना था। बाद में साल 1996 में इसकी एक सर्किट बेंच जोधपुर में भी शुरू की गई। जो जयपुर वाली मेन बेंच है उसका जुरिस्डिक्शन जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग है। और जोधपुर बेंच का जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर संभाग। ये अधिकरण राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रमोशन, सीनियरिटी, ट्रांसफर, सैलरी, छुट्टी और डिसिप्लिनरी एक्शन, इन सब से जुड़े विवादों को सुनता है और फैसला देता है। अच्छा, यानी कर्मचारियों के लिए एक अलग ट्रिब्यूनल है। कुछ और बातें जो इस पूरी चर्चा में ध्यान रखने लायक है? हाँ, 2-3 छोटी बातें और हैं। एक है उपनिवेश विभाग। ये मई 1955 में बना था। इसका काम मुख्य रूप से जो नहरी इलाके हैं वहां सरकारी जमीन को डेवलप करना और लोगों को अलॉट करना है। दूसरी बात, अगर कोई राजस्व मंडल के फैसले से भी संतुष्ट नहीं है तो वो उसके खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। और आखिर में ये समझना जरूरी है कि जिला प्रशासन ही वो मशीनरी है जो राज्य सरकार की योजनाओं और निर्देशों को आम जनता तक पहुंचाती है और उनकी समस्याओं को सरकार तक। इसीलिए कलेक्टर और उसके पूरे तंत्र को अक्सर जिला सरकार भी कह देते हैं। ये स्थानीय स्तर पर सरकार का चेहरा और हाथ पैर है। तो ये थी राजस्थान के जिला प्रशासन की संरचना, उसके ऐतिहासिक विकास और कामकाज की एक विस्तृत लेकिन सरल चर्चा। हमने देखा कि कैसे कलेक्टर से लेकर पटवारी तक हर अधिकारी की अपनी एक खास भूमिका है और कैसे ये पूरी व्यवस्था राज्य के शासन को जमीनी हकीकत से जोड़ती है। बिल्कुल। उम्मीद है कि इस बातचीत से राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था कैसे काम करती है, खासकर जिले के स्तर पर, ये और ज्यादा साफ हुआ होगा।
ये समझना महत्वपूर्ण है कि नियम, कानून और योजनाएं असल में लोगों तक पहुंचती कैसे हैं। वाकई, और ये सोचना भी दिलचस्प है कि जहां एक तरफ कलेक्टर के पद में इतनी शक्तियां केंद्रित है, वहीं दूसरी तरफ पंचायती राज संस्थाओं के जरिए शक्तियों को नीचे तक ले जाने की विकेंद्रीकरण की कोशिश भी लगातार चल रही है। इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनता है और भविष्य में जिला प्रशासन के सामने क्या चुनौतियां होंगी, खासकर टेक्नोलॉजी के इस दौर में, और इतने सारे नए जिले बनने के बाद, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आगे सोचा जा सकता है। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास चाजिम शो को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।